गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माल विक्रय अधिनियम 1930 के अधीन हम बात करेंगे अनपेड सेलर के अधिकारों के बारे में। अनपेड सेलर लियन, इससे पहली क्लास मैंने पढ़ा था कि अनपेड सेलर कौन होता है, यानी वह सेलर जिसको उसकी माल की कीमत मिली नहीं है, पूरी कीमत नहीं मिली गई है, या उसे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था लेकिन वह डिसऑनर हो गया है, तो वो होता है अनपेड सेलर। सेक्शन 45 में हमने पढ़ा था और सेक्शन 46 में उसके 3 राइट पढ़े थे। लियन यानी कि धारणाधिकार, सेकंड उसको अभियान में रोकने का अधिकार, और थर्ड रीसेल का अधिकार, पुनः विक्रय का। तो आज हम बात करेंगे उसके पहले अधिकार के बारे में, लियन के बारे में, धारणा अधिकार के बारे में। धारणाधिकार का हम पहले मीनिंग समझ ले। धारणाधिकार का मीन्स होता है कि माल पर पोजीशन बनाए रखना, कब्जा बनाए रखना। जैसे कि मैं विक्रेता हूँ, मैंने माल क्या कर दिया है, सेल कर दिया गया है माल, लेकिन मेरे पास ये और माल का जो क्रेता है उसकी कीमत अदा नहीं कर रहा है, संदर्भ नहीं कर रहा है, और फिर माल की क्या कर रहा है, मेरे से डिमांड कर रहा है, तो मैं क्या हूँ, विक्रेता हूँ, मैं क्या कर दूँगी, मना कर दूँगी। माल की डिलीवरी देने से तब तक मना कर दूँगी जब तक कि माल की कीमत नहीं दी जाती है, संदत नहीं की जाती, यानी कि माल जो होना चाहिए विक्रेता के पोजीशन में होना चाहिए, तभी वह इस लियन धारणाधिकार का यूज कर सकता है। जब तक ये हो सकता है, धारा सेक्शन 47 में क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन यह है कि वह असंतुलित विक्रेता इसका कब्जा माल पर है, निम्नलिखित दशाओं में कब्जा प्रतिधारित करने का अधिकार रख सकता है। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price in the following case, namely। सामान्य भाषा में हम बात करें तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि माल जो है उधार पर भी लाते हैं। जो भी बंदा है उसे कहते हैं, जैसे हम कि अपने रोज़मर्रा का जो सामान है, जो राशन का जो सामान हम लेके आ रहे हैं, और कहा है कि हर महीने का अपना ये ट्रेंड है कि मैं क्या कह देती हूँ कि मैं 1 महीने के बाद आपकी कीमत चुका दूँगी, वो उधार की माल पे लाते हैं। या उधार का टाइम, जैसे 1 महीने का टाइम था, अब उधार की अवधि समाप्त हो गई है, तब क्या स्थिति होगी, तो वो बताई गई। तो पहली बात ये क्या कह रहा है, where the goods have been sold without any stipulation as to credit, कि जो माल है वो माल का जो विक्रय किया गया है, जो सेल की गई है, वो उधार के अनुबंध के बिना, यदि उधार पे यदि किया गया है तो आप माल को कब्जा नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी एग्रीमेंट हो गई है कि माल में उधार पर ले रहा हूँ। लेकिन माल का विक्रय उधार के अनुबंध के बिना किया गया, यानी कि माल उधार पर नहीं बेचा गया है, नगद बेचा गया है, तो क्रेता जब तक कीमत क्या कर देगा, डिलीवर नहीं देगा, परिधान नहीं करेगा, तब तक विक्रेता क्या करेगा, क्रेता को माल परिधान करने से इनकार कर सकता है। यह हो गई बात किसके बारे में, कि जब माल उधार की शर्त पर नहीं बेचा गया है। अब पहले तो था कि माल उधार की शर्त पर नहीं बेचा गया है, तब क्या कर सकती हूँ, मैं माल को अपने पोजीशन में रख सकती हूँ। अब है कि माल उधार पर तो बेचा गया है लेकिन उसका टाइम पीरियड अब समाप्त हो गया है, और तब मैं मना कर सकती हूँ पोजीशन देने से, विक्रेता यदि मैं हूँ। जैसे कि 1 महीने का टाइम था, 1 वर्ष का टाइम था, 2 वर्ष का टाइम था, 3 इयर्स का टाइम था, जो भी टाइम था, यदि माल उधार पर बेचते हो तो आप क्या कर सकते हो, उस धारणाधिकार का यूज नहीं कर सकते। हमने पहले ही पढ़ लिया कि माल का विक्रय उधार में नहीं हुआ हो। सेकंड क्या कह रहा है कि माल उधार तो बेचा गया था लेकिन उसकी जो अवधि है वह समाप्त हो गई है, तो मैं उस माल के कब्जा क्या कर सकती हूँ, विक्रेता जो भी है उसके पास क्या है, माल का कब्जा यदि है तो उस धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है और माल को क्रेता को देने से इनकार कर सकता है जब तक कि उसकी कीमत नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, AB से एक उधार कार ले रहा है, 2 अप्रैल 2019 को क्रय कर ली उसने। कार का कब्जा विक्रेता के पास है। यद्यपि हो सकता है कि क्रेता कभी भी कार का कब्जा विक्रेता से ले सकता है। कार का मूल्य कब दिया जाना था, 7 जून 2019 को दिया जाना। खरीदी कब उसने, अप्रैल में खरीद ली, और दिया जाना था जून में।
तो जून को विक्रेता कार का मूल्य नहीं देता है और कार किसके कब्जे में, भी विक्रेता के कब्जे में है, तो ऐसी दशा में क्या करेगा, कार तब तक क्रेता को नहीं देगा जब तक की कीमत चुका नहीं दी जाती, क्योंकि उधार का टाइम में के अवधि के नहीं, उधार के टाइम की अवधि के बाद यदि कब्जा विक्रेता के पश्चात है तो वो क्या कर लेगा, उसको संदत नहीं करे जब तक की कीमत चुकता नहीं कर दी जाती। ठीक है। फिर वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब क्रेता दिवालिया हो जाता है, माल की कीमत का भुगतान हुआ नहीं और क्रेता दिवालिया हो जाता है और साथ में क्या होना चाहिए, माल विक्रेता के कब्जे में है, तो धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है और माल को क्रेता देने से इनकार कर सकता है। इसमें ये दोनों कंडीशन, यदि माल उधार पर बेचा गया था और उधार की अवधि से, अपन सेकंड नंबर टॉपिक क्या आ रहा है कि माल उधार पर बेचा गया था किंतु उधार की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन यदि क्रेता दिवालिया हो जाता है, उधार पर बेचा गया तो अवधि की समाप्ति से पहले ही आपको सूचना मिल जाती है कि क्रेता दिवालिया हो गया है, तो भी आप माल को देने से मना कर सकते हो, अपने अधिकार का यूज कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं, पहला हमने पढ़ लिया था कि वेर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। बी क्या कह रहा है, वेर द गुड हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ कंडीशन हैज एक्सपायर्ड। सी वेर द बायर बिकम्स इन सॉल्वेंट, के जब क्रेता क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, क्योंकि धारणाधिकार जो लियन का जो राइट है उसमें माल का जो कब्जा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि उसका स्वामित्व। यदि माल का जो पोजेसन है यदि विक्रेता के पास है तो धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है, चाहे स्वामित्व अंतरण कर दिया गया हो, लेकिन माल यदि विक्रेता के पास है तो वो क्या कर सकता है, उसके विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है। शर्त एक है कि माल का कब्जा उसके पास होना चाहिए। यह बात स्पष्ट कर दी गई थी इंपीरियल बैंक बनाम लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी के मामले में कि पोजेसन क्या है, इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। 47(2) क्या कह रहा है, इसको पहले हम एक उदाहरण से बात करेंगे। जैसे कि ए क्या करता है, बी से गेहूं की निश्चित मात्रा क्रय करता है, वो माल का कब्जा न लेकर ख से क्या कह देता है कि तुम माल जो भी अपने गोदाम में 6 महीने तक रखे, यानी कि ए मैंने क्या किया है, गेहूं खरीद कर लिए और गेहूं खरीद करके विक्रेता के पास से रख दिए, किस नाते कि खरीद तो लिया है लेकिन अब क्या कर देते, तुम यहीं पे इसका 6 महीने का जो रेंट है मैं दे दूंगा। तो आप क्या करो, जो भी रखता है माल को दूसरे कब्जे में, वो उपनीति कहलाता है कि जो भी माल क्या कर दूंगा, माल यहीं पे पड़ा रहने दो, इसके बदले में मैं कुछ जो रेंट है, किराया आपको दे दूंगा। ठीक है, वचन दे देता है। इसके बदले में भाड़े की बात होती है तो माल अब क्या कर दिया, कीमत नहीं दी जा रही है, माल की निवेदन नहीं की जा रही है और विक्रेता क्या कर सकता है इस मामले में, यदि क्रेता कीमत नहीं चुका रहा है तो वो यह नहीं कह सकता कि माल आपके पास किसके रूप में था, कोई एजेंट के रूप में था या उपनीति के रूप में था। तो विक्रेता क्या करेगा, गोदाम में रखे माल पर भी क्या कर सकता है, धारणाधिकार कर सकता है जब तक कि क्रेता कीमत नहीं चुका देता, क्योंकि इसमें भी क्या करा है कि विक्रेता अपना धारणाधिकार का प्रयोग इस बात के होते हुए भी कर सकता है कि माल का पर उसका कब्जा किसका, क्रेता के अभिकर्ता या उपनिहिति के नाते। इसके अंतर्गत भाई विक्रय तो हो चुका है, निश्चित मात्रा क्रय कर ली, उसने कब्जा ना लेकर क्या कर दिया, माल अपने गोदाम में 6 महीने के लिए रख दिया, स्वामित्व तो तुरंतरण हो गया और भाड़े पर देने यानी कुछ रेंट में दे दूंगा। अब संदत की विधि नहीं की गई है तो वहाँ पर ये अपने धारणाधिकार का यूज कर सकता है। क्या कह रहा है, द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट्स ऑफ लियन नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड एजेंट और बिली फॉर द प्राय विवाह के उपनीति के संदर्भ में भी है, तो भी वो क्या कर सकता है, उसकी धारणाधिकार का यूज कर सकता है। लेकिन ये हो सकता है, जैसे हमने दो बात कही इसके अंतर्गत, कि जो विक्रेता क्या करेगा, यदि माल की कीमत नहीं दी गई, संदत नहीं की गई है और एजेंट या उसके नाते यदि वह है तो कीमत को संदत कर सकता है। लेकिन अब क्या कर रहा है, मेरे को जो 6 महीने तक मैंने जो गेहूं की जो बोरियां रखी थी उसमें अपने गोदाम के अंतर्गत, तो उसका किराया वसूल मेरे को नहीं मिल रहा है, क्रेता ने उसका किराया नहीं दिया है, तो उस किराए को वसूल करने के लिए मैं उस धारणाधिकार के अधिकार का यूज नहीं कर सकती हूँ। क्यों, तो अन्य प्रभार वसूल करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया चाहिए। विक्रेता ने माल की कीमत तो दे दी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, गोदाम का 6 महीने का किराया रखने के लिए इस अधिकार का यूज नहीं किया जा सकता है।
जो स्पष्ट किया गया था सोमस बनाम ब्रिटिश एम्पायर शिपिंग कंपनी के मामले में। बात आती है 48 की, यानी कि पार्ट डिलीवरी भागे के परिधान। अब जो अनपेड सेलर ने क्या कर दिया गया है, जो माल है जो गुड्स का उसका भागे के परिधान कर दिया गया है, तो वो अपने धारणाधिकार का जो प्रयोग है शेष पर भी कर सकता है। लेकिन मैंने धारणाधिकार ऐसा किया कि ऐसे लग रहा है कि मैं अपने अधिकार का क्या कर रही हूँ, अधित्याग कर रही हूँ। तो जो विक्रेता है जो भी बचा हुआ माल है उस पर धारणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, देने से इनकार नहीं कर सकता है। दोनों पक्षकारों का इंटेंशन यदि रहा हो कि पार्टली डिलीवरी देने का तो संपूर्ण माल का परिधान मानने का होता है, तो भागी परिधान पर विक्रेता का धारणाधिकार समाप्त हो जाता है, वह शेष माल को रोक नहीं। पार्ट यानी कि माल था, आधा माल चला गया, आधा अभी तक मेरे पास है, तो जो मेरे पास है पोजीशन में उसमें मैं यूज कर सकती हूँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने अधिकार का अधित्याग कर दिया है, वेव कर दिया। क्या कह रहा है सेक्शन 48 पार्ट डिलीवरी, where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। तो हो गई पार्ट डिलीवरी की बात। अब आ रही है कि जो हम धारणाधिकार का अधिकार पढ़ रहे हैं 47 के अंतर्गत, कि उस धारणाधिकार का टर्मिनेशन क्या है, उसकी समाप्ति कब मानी जाएगी। यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो जैसे ही मैंने क्या किया है, सेल हो गई है या विक्रय की जो सुविधा हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं विक्रेता हूँ तो मैं क्या करूँगी, क्रेता को माल भेजूँगी डिलीवरी करने के लिए। मैं क्या करूँ, किसी एजेंट को मैं डिलीवरी करने के लिए दे दूँगी, तो वो माल का प्रवेशन हो जाएगा। या मैंने माल डिलीवरी परिधान के लिए दिया और उसके क्रेता है उसके अभिकर्ता ने प्राप्त कर लिया है, तो भी क्या हो जाएगा, इसलिए इनके अधिकार का प्रवेशन हो जाएगा। या सी, जो विक्रेता है उसने क्या कर दिया, लेन के अधिकार का अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से त्याग कर दिया गया है, तो हो जाएगा। मैंने कीमत चुका दी है या क्रेता ने क्या कर दिया है, विक्रय कर दिया है, तो टर्मिनेशन ऑफ द लेन हो जाएगा। तो पहला क्या है, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेज हिज लेन देर ऑन। पहला, when he delivers the good to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods। अब मैंने क्या किया, विक्रेता क्या करता है, क्रेता को पास पारित करने के प्रयोजन से माल को वैन का जो अधिकार है, जो उसका डिस्पोजल ऑफ राइट है, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स आरक्षित किए, रिजर्व किए बिना ही क्या करता है, एजेंट को या बेली को क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है, प्रेरित कर देता है, तो उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाए। यानी कि उसने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स को आरक्षित किए बिना ही, रिजर्व किए बिना ही वहाँ के अपने हित को दे दिया गया है, तो उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने अधिकार को आरक्षित रखा है, अपने पास में रखा है, तो उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा जब तक कि, ये मैं क्या कह देती हूँ, वहाँ के उपनिहित को क्या कह देती हूँ कि उसने वैन का अधिकार उसने आरक्षित कर लिया है माल को, और माल को वाहक को माल देने से क्या कहते हैं, असंग विक्रेता धारणाधिकार समाप्ति नहीं होगी। विक्रेता वाहक को निर्देश देता है कि माल तब तक नहीं देना है जब तक कि कीमत की भुगतान न कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता धारणाधिकार की समाप्ति नहीं होगी। सेकेंडली क्या बात करें, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द गुड। जो बायर है और उसका जो एजेंट है वो क्या करता है, माल का कब्जा लॉफुली प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका अधिकार समाप्त हो। यदि इलीगल रूप से प्राप्त करता है क्रेता तो उसको यह अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन वैध रूप से उन्होंने क्या कर लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है, तो प्राप्त कर लिया है, तो उसका धारणाधिकार का पर्यवसान हो जाएगा। कि धारणाधिकार का आधार क्या होता है, कब्जा होता है, तो जब तक माल पर कब्जा न हो धारणाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। थर्ड बात, बाय वेवर दे रहा हो। अब मैं क्या करती हूँ, बड़ा दानवीर है विक्रेता, तो विक्रेता क्या करता है, धारणाधिकार का वेव कर देता है, अधित्याग कर देता है, और ऐसा करने से धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा। ये जो ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है। यदि विक्रेता का कैसा होना चाहिए आचरण, कि कब्जा रखने के अधिकार को दर्शित नहीं करता बल्कि स्वामित्व के अधिकार को भी दर्शित करता है, तो क्या माना जाएगा कि विक्रेता ने धारणाधिकार का त्याग कर दिया गया है। अब आता है कि मैंने कीमत संतत कर दी है या अदा कर दी है तो भी समाप्त हो जाएगा।
माल का जो क्रेता है वो क्या कर रहा है, विक्रय कर देता है। सेक्शन 53 इसके अंतर्गत नहीं है, उस कंडीशन में भी माल इसका पर्यवसन हो जाता है। 53 बताती है कि सामान्य नियम तो क्या होता है कि माल को क्रेता द्वारा विक्रय का संदर्भ विक्रेता के धारणाधिकार पर कोई प्रभाव, क्रेता ने क्या कर दिया, सेल कर दिया तो अनपेड सेलर के उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका धारणाधिकार बना रहता है। लेकिन विक्रेता ने क्रेता द्वारा विक्रय की अपनी सहमति प्रदान कर दी है तो उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। द अनपेड सेलर ऑफ गुड हैविंग ए लियन देयरऑन डज नॉट लूज his lien by reason only that he has obtained a degree for his price of the good। ये कि डिग्री प्राप्त हो गई इस संबंध में तो इससे क्या होगा, उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा। डिग्री प्राप्त करने से क्या हो जाता है, अधिकार जो भी है उसका समाप्त नहीं होगा, यह बात इसमें कही जा रही है। तो ये था अनपेड सेलर कौन है, सेलर लियन किस स्थिति में लियन का यूज कर सकता है, पार्ट डिलीवरी हो तो भी यूज किया जा सकता है कि लियन के अधिकार के हाँ किया जा सकता है। ठीक है, फिर टर्मिनेशन कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा, वहाँ को दे दिया है, माल का पोजीशन आपने प्राप्त कर लिया है, वेव कर दिया उस चीज़ को, कीमत चुका दी गई है और क्रेता के द्वारा विक्रय कर दी गई है तो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा। तो ये हो गया अनपेड सेलर और टर्मिनेशन लियन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।